डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो को डिस्कस करेंगे जिसमें हम 10 MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज जो MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ECAT के पेपर के लिहाज से भी जो है वो काफ़ी अहम है। तो तमाम ही स्टूडेंट्स आखिर तक वीडियो के जो है वो मौजूद रहें। जितने भी जो है वो की पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करें और इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे उसको भी आप अच्छे से जहन में रखें और उन टॉपिक को जो है वो पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं फाइल इन्फो चैनल और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट MCQ यू कैन सी द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर इज़ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर। 1 नैनोमीटर तो होता है 10⁻⁻⁹ और 1 एटोमीटर ये हो जाएगा 10⁻⁻18। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो है वो हमारे पास बराबर आएगा 10⁻+9, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस तरह के जो है वो काफ़ी MCQs जो है वो आ जाते हैं जो कि प्रीफिक्सेस से रिलेटेड हैं और इस तरह के भी जो है वो बन जाते हैं। जिस तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह से। विच वन इज़ नॉट अ बेस यूनिट? इसमें से कौन सा जो है वो बेस यूनिट नहीं है? एम्पियर बेस यूनिट है, केल्विन बेस यूनिट है, कैंडेला बेस यूनिट है। वॉट जो है ये बेस यूनिट नहीं है, ये ड्राइव यूनिट है। Now you can see the 1 gram per centimeter cube is equal to 1 gram per centimeter cube is equal to किसके इक्वल है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 10⁻³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? जब भी ग्राम से हम किलोग्राम में जाते हैं तो हमने 1000 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि बड़े से जो है वो छोटे की तरफ जाते हैं तो जो है वो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये जो है हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से सेंटीमीटर से आपने मीटर के अंदर जाना है तो यहाँ से भी आपने डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करेंगे आप? 100 से, लेकिन 100 से 3 मरतबा हमने डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 10⁻⁶। फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये इसका जो है वो जवाब आएगा। नेक्स्ट है विच वन इज़ लीस्ट मल्टीपल? इसमें से कौन सा लीस्ट मल्टीपल है? पिको नहीं है, फेम्टो भी नहीं है, नैनो भी नहीं है, एटो होता है 10⁻⁻18। तो ये जो है वो लीस्ट मल्टीपल है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0010 R। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जो है वो हमारे पास डिजिट होना बहुत ज़रूरी है। डिजिट के बाद जो हमारे पास ज़ीरो होगा वो काउंट होगा, बशर्त ये है कि उससे पहले डेसिमल लगा हो। तो डेसिमल पहले आ रहा है और डिजिट है हमारे पास, डिजिट के बाद ज़ीरो, ये काउंट होगा। लिहाजा यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट हो गए। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एरर में बी अकर ड्यू टू। एरर जो है वो कब होता है? यानी कि एरर जो है वो ये किसकी वजह से होता है? ये ऑप्शन ए नेग्लिजेंस,
ऑप्शन बी फॉल्टी apparatus, ऑप्शन सी inappropriate मेथड, ऑप्शन डी ऑल। सो सारी चीज़ें जो है वो एरर में आती हैं, नेग्लिजेंस भी आती है और जो है वो फॉल्टी apparatus भी हो सकता है, inappropriate मेथड भी हो सकता है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन purposes absolute uncertainty are। सो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जब भी कैलकुलेशन होती है तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ फोटोन इज कंसीडर्ड टू हैव एनर्जी, मोमेंटम, वेवलेंथ, डी ऑल, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑल। सो ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि फोटोन के पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होती है। जब उसकी वेवलेंथ होगी तो ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। MCQ you can see on your screen, dimension of mass is written as। मास की डायमेंशन जो है वो इस तरह से लिखी जाती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर। बी ऑप्शन ये करेक्ट है। बाकी जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इस तरह से डायमेंशन नहीं होगी। अगर आपने इस तरह से डायमेंशन पेपर में लिखी या फिर जो है वो ऑप्शन करेक्ट किया इसके अलावा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल फैराडे लॉ के ऊपर जो है वो बेस करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आप सब ने पढ़ा हुआ है। तो इसके प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, ये 10 MCQs इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस किए। इसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, अब जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला आ गया और इसी तरह से जो है वो एरर हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, और चैप्टर 1 से भी काफ़ी जो है वो MCQs हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से थर्मोडाइनमिक जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे सवालात बनते हैं। सो उसको जो है वो अच्छे से आपने टैली करना है। हीट का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक्स हैं और इनके जो चैप्टर्स हो गए या फिर टॉपिक हैं, इनमें जो ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें काफ़ी जो है वो MCQs बन जाते हैं, स्पेशली हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सबको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ काइंडली शेयर कर लें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।